Subscribe our channel and press the bell icon. अब दोस्तों इम्परेटिव सेंटेंस को देखेंगे कि किस प्रकार से एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस करेंगे। सबसे पहले इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस वह वाक्य होता है जिसकी शुरुआत वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होती है। यानी सबसे पहले क्या आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, क्योंकि इसकी शुरुआत ही वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होगी। इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और अदर वर्ड आएगा। पहली बात। और दूसरी बात क्या कि सपोज अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से नहीं होती है तो इसकी शुरुआत डोंट या डू नॉट से होगी। इम्परेटिव सेंटेंस वह वाक्य है जिसकी शुरुआत मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होती है। अगर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा, मीन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा, तो डोंट या डू नॉट से होगी। अगर डोंट, डू नॉट या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा तो प्लीज़ या काइंडली आएगा, और इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। अदर वर्ड आ सकता है, नहीं भी आ सकता। तो इस प्रकार से हम आसानी से ये पहचान सकते हैं कि दिया गया जो वाक्य है वो इम्परेटिव सेंटेंस है या नहीं है। ठीक, पहला कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, दूसरा डोंट या डू नॉट, तीसरा काइंडली या प्लीज़। तो इन तीनों को रूल्स को आपको ध्यान में रखना है और देखना है कि अगर ये किसी भी वाक्य में ऐसा सेंटेंस आता है यानी वो इम्परेटिव सेंटेंस है। अब ऐसे सेंटेंस को हम करेंगे कैसे? तो हमारा नियम ये कहता है कि अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से हुआ है तो हमें क्या करना है? लेट से शुरुआत करनी है। लेट के बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट के बाद बी, फिर अदर वर्ड। ठीक, इसके बाद अगर डोंट से हुआ है तो इसको निगेटिव बना देना। लेकिन जहां पर प्लीज़ या काइंडली से होती है तो ऐसे वाक्य में आप प्लीज़ और काइंडली को निकाल कर क्या लिखना है? यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये ध्यान में रखना है। ठीक, अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होती है तो लेट से, अगर डोंट या डू नॉट होती है तो ऑब्जेक्ट के बाद में नॉट भी लिख देना है। लेकिन अगर उस वाक्य की शुरुआत प्लीज़ या काइंडली से होती है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू का यूज़ करना है। अब इसके बाद देखेंगे ये सेंटेंस। देखिए यहाँ पर हमने 4 सेंटेंस लिखा है। पहले सेंटेंस में देखेंगे कि कॉल द पुलिस, यानी वाक्य की शुरुआत वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से हुई है। इसका मतलब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? लेट। इसके बाद क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट, लेट द डॉक्टर। इसके बाद बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉल का हो जाएगा कॉल्ड। ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया। अब इसके बाद में दूसरा जो वाक्य है वो डोंट से चालू हुआ है, कोई बात नहीं, फिर से हम लेट से चालू करेंगे। लेट द बर्ड नॉट, क्योंकि डोंट है तो यहाँ पे नॉट लग जाएगा, नॉट बी किल्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब देखो थर्ड सेंटेंस दिया है, यहाँ पर प्लीज़ दिया है, तो ऐसे वाक्य में क्या करना है हमें? यू आर requested to go to school। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? अगर प्लीज़ है तो प्लीज़ के लिए हम क्या करेंगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब देखो नंबर 4, यहाँ पर ओबे द रूल्स। तो यहाँ पे क्या कहा गया है? ये सेंटेंस कह रहा है ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, नियम का, सड़क के नियम का पालन करना है। तो ये एडवाइस हमारे लिए सलाह दी जा रही है कि आपको क्या करना है? सड़क के नियमों का पालन करना है। तो दोस्तों यहाँ पर यू आर रिक्वेस्टेड ना लिखकर
आप यहाँ लिखेंगे यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड और टू लगा देंगे यानी इन्फिनेटिव बना देंगे। तो ये सेंटेंस बनेगा यू आर एडवाइज्ड टू ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा इम्परेटिव सेंटेंस। इसके बाद में अब कुछ ऐसे इम्परेटिव सेंटेंस है जिनमें सिर्फ ऑब्जेक्ट रहेगा या ऑब्जेक्ट समझ में ही नहीं आता है, या जिसमें ऑब्जेक्ट दिया ही ना हो। कुछ ऐसे भी सेंटेंस देखेंगे। अब ये कुछ सेंटेंस जैसे मैंने लिखा सिट हेयर, अब इसे हमें क्या करना है, इसे पैसिवाइज करना है। तो क्या करेंगे, इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड, यहाँ पे ऑर्डर दिया गया है, यहाँ बैठिए, इट मीन्स यू आर ऑर्डर्ड टू सिट हेयर। अब सपोज दैट यहाँ पर गो देयर, अगर ये भी दिया रहता तो आप क्या करते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू सिट हेयर। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अब इसके बाद में कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ इन्फिनेटिव आते हैं। अब वो वाक्य कैसे होंगे और उन वाक्यों को हम कैसे पैसिवाइज बना सकते हैं ये देखेंगे। जैसे नंबर 1, ही इज टू हेल्प हर। देखिए ये सेंटेंस दिया गया, इसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ में इन्फिनेटिव आया, इन्फिनेटिव के साथ में इसमें ऑब्जेक्ट आया है। तो ऐसे वाक्य में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले ये देखना है कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट हर है, हर को हम लिख देंगे, हर को शी में लिख देंगे, शी। इसके बाद में सब्जेक्ट के अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब लेना है, सी इज़। अब इसके बाद टू है और टू के साथ बी लगा देंगे। जब टू के साथ बी लग गया तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, हेल्प का क्या हो जाएगा, हेल्प, और बाद में बाय हिम। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, पैसिवाइज बना सकते हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसे भी हैं जो हम सब्जेक्ट के बाद, यानी सब्जेक्ट के बारे में देखा जाए तो सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जिन्हें हम बाय के बाद में नहीं लिखते हैं या नहीं लिखना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए, समवन हैज़ स्टोलन माय पेन। इसमें सबसे पहले लिखेंगे माय पेन हैज़ बीन स्टोलन, इतना ही काफ़ी है। इसके आगे बाय समवन लगाना कंपलसरी नहीं है, लगा सकते हैं लेकिन लगाना कंपलसरी नहीं है। दूसरा, अगर समवन हो या पीपल हो जिसमें ऐसी बात कही गई जो सभी के लिए है, तो ऐसे वाक्य में हम बाय प्रीपोजिशन लिखकर एजेंट लिखना कोई कंपलसरी नहीं रहता है ना, सब्जेक्ट या सब्जेक्ट केस लिखना कोई कंपलसरी नहीं होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे इंग्लिश, प्रेजेंट का है इसलिए इज, स्पीक का स्पोकन, ऑल ओवर द वर्ल्ड, फिनिश, पैसिवाइज बन गया। तो दोस्तों क्या किया हमने, ऑब्जेक्ट लिखा, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जो सब्जेक्ट है ये लिखना कोई कंपलसरी नहीं है। इस प्रकार से ऐसे भी सेंटेंस को हमें ध्यान में रखना है कि जिसमें एजेंट का कोई रोल नहीं होता है। थैंक यू दोस्तों।